हाल ही में आए एमपीपीएससी 2024 के रिजल्ट में 9th रैंक हासिल की है और आपकी पहली फीलिंग क्या थी जब? तो अचानक से राम सर का कॉल आया था शाम को। मैंने बोला सर प्लीज़ बता दीजिए कोई भी पोस्ट मिली या नहीं, तो मिठाई कौन सी खिलाओगे? सर ने बोला कि डीसी मिला है आप। तब सर लगा कि हाँ सच में हो गया है। उस समय आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पा रहे थे? तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि ऐसे लिखो तो कम से कम वेटिंग तक आ जाती है। मतलब मेंस की तैयारी के दौरान मैं लिखती ही थी, पढ़ती कम थी, लिखती ज़्यादा थी। इन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा था कि प्लान भी होना चाहिए। हर किसी का एक अलग स्किल सेट है, हर एग्जाम में एक अलग स्किल सेट की जरूरत है। आपके पास डिप्टी कलेक्टर का था, इसलिए आप डिप्टी कलेक्टर हैं, राइट? हर एमपीपीएससी विद्यार्थी एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है डिप्टी कलेक्टर बनना। आज हम जिनसे चर्चा करने वाले हैं उन्होंने हाल ही में आए एमपीपीएससी 2024 के रिजल्ट में 9th रैंक हासिल की है। तो स्वर्णा, आपका स्वागत है राम अकेडमी के इस परिवार में। हम स्वर्णा से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। स्वर्णा, जब आप आने वाले थे तो मैंने अपने विद्यार्थियों को, जो बच्चे हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं, उनको बताया कि स्वर्णा से मैं इंटरव्यू करने वाला हूं। तो उनसे बोला कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे शेयर कर दें। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो क्वेश्चंस मुझसे शेयर किए हैं, जो ही वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो स्वर्णा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे ही रिजल्ट आया तो आपको रिजल्ट का पता कैसे चला और आपकी पहली फीलिंग क्या थी जब पता चला तब? सर मैं उस टाइम मुझे फीवर था, तो मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। तो अचानक से राम सर का कॉल आया था शाम को। तो सर ने मुझसे पूछा कि मैंने सबसे पहले गुड इवनिंग बोला। तो सर ने बोला रिजल्ट आ गया। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता। तो सर ने बोला तुम्हारा रोल नंबर बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। मैंने वो चीज़ बताई। फिर सर ने बोला कि ये बताओ मिठाई कौन सी खिला रहे हो? तो मैंने बोला सर प्लीज़ बता दीजिए कोई भी पोस्ट मिली या नहीं। तो सर बता ही नहीं रहे थे, बोले थे पहले बताओ मिठाई कौन सी खिलाओगे? तो फिर सर मैंने बोला सर प्लीज़ बता दीजिए क्या पोस्ट मिली है? तब सर ने बोला कि डीसी मिला है आपको। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो सर ने बोला रुको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तब सर ने भेजा, तब मुझे विश्वास हुआ। उन्होंने बोला जाओ पेरेंट्स को बताओ। तो सर एकदम मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं बहुत इमोशनल होके बताया मैंने मम्मी पापा को, और मैं बहुत रोई उस दिन। और मम्मी पापा का रिएक्शन? मम्मी पापा भी सर उस दिन बहुत रोए। हाँ। किसी को विश्वास नहीं हुआ पहली बार। फिर जब सबके कॉल आने लगे तब सर लगा कि हाँ सच में हो गया है। अच्छा, अब विश्वास होता है कि डिप्टी कलेक्टर बन गए? जी सर। अच्छा, एक चीज और, मतलब जैसे पहली रात तो ऑब्वियसली माता पिता को पहले पता चलता है, बट चूंकि आप जिस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं बड़ी पोस्ट होती है, अगले दिन अखबार, न्यूज़पेपर और उस माध्यम से मोहल्ले, पड़ोस और बहुत सारे रिश्तेदारों को भी इसके बारे में पता चलता है। उन लोगों का रिएक्शन कैसा था? तो सब बहुत ही खुश थे उस टाइम। मेरे जो नेबर्स है वो भी जो सभी इमोशनल हो गए थे, सभी की आंखों में आंसू थे और सबने मतलब बहुत प्यार दिया। रिश्तेदारों ने भी, सब बहुत खुश हुए। वाकई प्यार दिया कि ताने भी दिए? सर दोनों। दोनों, हाँ? आखिर ताने भी आई गेस जर्नी का पार्ट ही है। हाँ सर। अच्छा, दूसरी चीज, मैं आपके स्ट्रगल से लेके पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एमपीपीएससी की तैयारी आप 2020 से कर रहे हैं। 2020 में आपका वेटिंग लिस्ट था एक नंबर से, राइट? एक फर्स्ट वेटिंग थी। उसके बाद आपका 2021 का प्री नहीं निकला, 2022 में मेंस दिया तो इंटरव्यू कॉल नहीं आया, 2023 का फिर प्री नहीं निकला और फाइनली 2024 का प्री निकला, मेंस निकला। एक लंबी जर्नी होती है जहां पे आपके एग्जाम नहीं निकल रहे थे। उस समय आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पा रहे थे? तो क्योंकि सर मेरा जो 2020 में है मैं वेटिंग तक गई थी, तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि ऐसे लिखो तो कम से कम वेटिंग तक आ जाते हैं, हमें थोड़ा चीज़ें और इम्प्रूव करनी है, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे विश्वास था। और सर बार-बार जो मुझसे गलतियाँ हो रही थी वो ऐसी नहीं थी कि सुधारी ना जा सके, वो मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रही थी। जैसे कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जा रही थी, और जो जैसे मेंस है तो उसमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहा है तो उसको ज़्यादा लिख दे रही थी। कई बार पेन एकदम से चेंज कर लिया, उसकी वजह से मेंस रुक गया। और कुछ एक क्वेश्चन से जैसे मेरा प्री रुक गया था, तो वो सर मेरी गलतियाँ थी। मैंने उसको, अपनी गलतियों को सुधारने पर हमेशा ध्यान दिया और मेरी हमेशा कोशिश रही थी कि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूँ। अच्छा, अच्छा, आपने जैसे अभी बोला कि आप मेंस लिख रहे थे, तो मेंस में आपने काइंड ऑफ
पहले ज़्यादा लिखते थे फिर कम किया, तो इसके लिए आप क्या करते थे यूजुअली, आपने इसको कैसे रिजॉल्व किया? सर उस टाइम टाइम मैनेजमेंट की बात होती है मेंस में, तो अगर मैंने देखा कि अगर कोई भी पार्ट ए है, अगर उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं तो चलता है, लेकिन अगर 10 मिनट लग जाते हैं तो पार्ट बी पे डेफिनेटली गलत इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी क्वालिटी खराब होती है। तो मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी, तो मैंने उस चीज़ पर काम करा और एकदम स्टार्टिंग से ही एकदम घड़ी देखकर पूरा टाइम मैनेज करा। हाँ, डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा की है यहाँ पे। आप डेली लिखते थे जी सर। और कितने घंटे लिखते होंगे यूजुअली? सर मतलब मेंस की तैयारी के दौरान मैं लिखती ही थी, पढ़ती कम थी, लिखती ज़्यादा थी। लेकिन एक टाइम लिमिट देखो तो टाइमर मैंने 30 मिनट का लगाकर डेली लिखा है। अच्छा, तो आपका पढ़ने का शेड्यूल ये था कि आप डेली लिखना ज़रूर है, जी भले ही सर। हमने कितना भी पढ़ा हो। तब मैं लिखकर ही रिवाइज़ करती थी। और जैसे जैसे आप मेंस पढ़ रहे हो, मेंस पढ़ते-पढ़ते प्री आ गया, तो उस समय आपकी स्ट्रेटजी क्या हुआ करती थी? तो सर मैं जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा इसके बारे में। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा पढ़ते थे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, चूँकि डेफ़िनेटली आपकी लंबी जर्नी रही है, 2020 से 2024 में आपको फाइनली सिलेक्शन मिला और मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट, मैं हर एस्पिरेंट्स की तो बात नहीं करूँगा, बट कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लंबा समय लग जाता है। पहला चीज़, इस समय में वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या उनका प्लान भी होना चाहिए? एंड तीसरा, क्या आपका प्लान भी था? मैंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया क्या? नहीं सर, ठीक। सर मोटिवेशन की बात है, सबसे पहले तो सर आपको पता होना चाहिए आप इस एग्ज़ाम में क्यों तैयारी करना चाहते हो और क्यों आपको सिविल सर्वेंट ही बनना है। तो अगर वो चीज़ क्लियर होती है तो आपको चाहे जितनी असफलताएँ मिले, आप उस चीज़ के प्रति लगनशील रहते ही हैं। तो वो चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करी थी कि मुझे इस सिविल सेवा से जो चीज़ मिल सकती है वो अदर फील्ड में नहीं मिल सकती, और मैंने इसीलिए ये चीज़ भी, प्रोफ़ेशन भी ये वाला चूज़ करा। क्योंकि इसमें सर हम भी है सर ना? जो मेंस में ऐसे टॉपिक है जो प्री में नहीं आने, उसको पहले से ही बहुत अच्छा करके रख हाँ, लेते हाँ, थे, ताकि बीच में अगर ऐसा 1-2 महीने का ही गैप मिले, हाँ, तो हम सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट पे फोकस करें, जिससे किसी को भी हाँ। बुरा मतलब मेरे घर में सब बैंक में है, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ हट के करना है, कोई भी प्रशासन में नहीं है। और मुझे सर इसमें मतलब जॉब सिक्योरिटी तो है। सर उस अगर प्री मेंस की डेट ऐसे क्लैश हो रही है, तो मेरा फोकस रहता था कि जो ऐसे सब्जेक्ट है जो मेंस में आते हैं और प्री में नहीं आते हैं, उसको पहले से ही बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और जब 1 मंथ बचे हो प्री आने के, तब सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट जो प्री और मेंस में दोनों में पूछे जाते हैं उसको इतने अच्छे से तैयार कर लो कि वो मेंस में भी काम आए और प्री को भी वो इम्प्रूव करे। अच्छा, मतलब आप बेसिकली 1, 2 और 3 पेपर की बात कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा फोकस रखते जी थे। सर। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं, आपने हर साल का प्री देखा होगा, हर वर्ष ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बनते नहीं हैं। जी। क्या आप उन पे भी फोकस करते थे? 8-10 क्वेश्चन जो हुआ करते थे? सर मैं उन पर इतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो मुझे पता है कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस आते हैं जो किसी को नहीं पता चलता है कहाँ से आते हैं। तो मेरा फोकस हमेशा रहता था कि मेरे से इजी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि मेरे से जो प्री मेरे रुके हैं वो इजी क्वेश्चन की वजह से ही रुके हैं। 2 बार जो रुके हैं प्री, तो मैंने ये समझ लिया था कि अगर प्रीलिम्स रुकता है तो सिर्फ इजी क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि सर सिलेबस इतना वास्ट है कि हम जब ऑप्शन देखते हैं तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी कौन सा क्वेश्चन टफ आएगा। तो बेसिकली सिली क्वेश्चंस ना हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। प्री के लिए क्या करते थे? मतलब ऐसा जैसे आपने मेंस के लिए बताया कि आप डेली प्रैक्टिस करते थे, प्री के लिए कुछ ऐसा कुछ करते थे आप? सर प्रीलिम्स में मतलब पहले मैंने एनालाइज किया था कि कौन सी यूनिट से ज़्यादा आते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है। तो उसमें सर एमपी की यूनिट्स का बहुत वेटेज है, अकेले 40 से 45 प्रश्न डायरेक्ट आ जाते हैं। तो सर मैं ऐसा है कि एमपी डेली पढ़ती थी। अच्छा। 1 से 2 घंटे तो एमपी डेली पढ़ना ही है जब तक प्रीलिम्स ना हो जाए। और जो जनजाति वाली यूनिट है, हाँ, काफ़ी टफ है। हाँ। तो सर उसको एकदम से अगर हम रिवाइज करने बैठेंगे तो वो बहुत हमें टेंशन भी दे सकती है। तो मैंने उसका बनाया था कि वो भी मुझे डेली, भले मैं 2 पेज पढूं, पर डेली ही पढ़ना है। और सर करंट अफेयर डेली पढ़ती थी। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन इनफैक्ट करंट अफेयर्स पे ही था। तो कितना, क्या आप कुछ लिखते भी थे कि मतलब आप खुद का काइंड ऑफ नोट्स बनाते थे कि मतलब नहीं मार्केट से कोई बुक खरीद ली, ऐसा कुछ करते थे? सर मैंने तो स्पीडी से ही कवर किया है करंट अफेयर, और एमपी करंट के लिए तथ्य बाण जो आती है वो की है। और सर मैंने लिखा भी है करंट कुछ-कुछ चीज़ें,
बट सर मेरा फोकस ये रहा है हमेशा से कि पढ़ो उतना ही जिसको रिवाइज कर सको, क्योंकि कई बार होता है हम बहुत ज्यादा लिख लेते बट एंड मोमेंट पे वो रिवाइज ही नहीं कर सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ, ये मेरा मतलब इनफैक्ट मैं भी जब अपने बच्चों से बात करता हूँ, मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। जी सर। मतलब पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, बट इस चीज़ की हमेशा लिमिट रखो कि आप उसको रिवाइज कर पाएँ। जी। नहीं तो इतना ना पढ़ लिया जाए कि रिवाइज ही ना कर पाएँ, फिर वही जो सिली मिस्टेक्स हैं शायद वो एग्जाम में देखने को मिले। मेरा क्वेश्चन फिर से आपकी जर्नी को लेके है, क्योंकि आपकी जर्नी लंबी रही 2020 से 2024 तक। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उस जर्नी में कभी आपने प्लान भी नहीं बनाया क्या, या प्लान बी के बारे में नहीं सोचा? सर स्टार्टिंग में तो नहीं सोचा, लेकिन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा था कि प्लान बी होना चाहिए। और मुझे लगता है सर प्लान बी जो है वो आपके प्लान ए को और स्ट्रॉन्ग करने में ही हेल्प करता है, क्योंकि कई बार जब एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो वो इस वजह से नहीं निकलता है कि हमारी तैयारी कम है। जब 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तब एक एंग्ज़ायटी हो जाती है कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रीलिम्स नहीं हुआ तो पूरा साल बेकार, और मेंस में इतनी मेहनत करे नहीं हुआ तो एक एग्जाम के एक दिन पहले जो एंजाइटी होती है सर, अगर उसे कंट्रोल करना है तो उसके लिए प्लान बी हो कि नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हमारा ये वाला प्लान तो है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा प्लान बी होना चाहिए। तो सर मैंने लास्ट ईयर से ही एमए हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, ताकि सर वो भी प्लान ए के लिए ही था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एमए आपने हिस्ट्री से किया था, तो इवेंचुअली आपका प्लान ये होगा शायद असिस्टेंट प्रोफेसर देना। जी सर। वो काफी लॉजिकल है। जी। अच्छा, लॉजिकल से मुझे एक प्रश्न और आता है कि प्लान बी कैसा हो। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने ऐसा सुना है, या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं एस्पिरेंट्स की हम तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए बड़ी तैयारी, हम छोटी तैयारी में लग जाते हैं, हम व्यापम के एग्जाम देने लगते हैं, या कांस्टेबल का एग्जाम देने लगते हैं, या पुलिस के एग्जाम देने लगते हैं, एसएससी के एग्जाम देने लगते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कोई छोटा बड़ा होता है? सर आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम छोटा होता है, क्योंकि अगर आज इतना कॉम्पिटिशन है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं करोगे तो वो मुश्किल है कि क्वालिफ़ाई हो पाए। इनफैक्ट सर मैंने भी महिला सुपरवाइज़र का दिया था, बट वो मेरा नहीं हुआ क्वालिफ़ाई। मतलब आप महिला सुपरवाइजर नहीं बन पाए लेकिन डिप्टी कलेक्टर बन गए। जी तो एक बात तो बहुत अच्छे से जान लो कि ऐसा नहीं है कि हर डिप्टी कलेक्टर महिला सुपरवाइजर बन पाए। हर किसी का एक अलग स्किल सेट है, हर एग्जाम में एक अलग स्किल सेट की जरूरत है। आपके पास डिप्टी कलेक्टर का था इसलिए आप डिप्टी कलेक्टर हैं, राइट? चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। आप अच्छा, एक चीज और, मैं आप ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है। मुझे पता है कि आपके पिताजी की हार्ट सर्जरी हुई थी, आप पे प्रेशर था। आपको बीच में ऐसा नहीं आया कि इतनी सारी विपदाएं आ रही हैं और आप लड़की भी हैं, एक एज भी हो रही है, तो चलो ये तैयारी को छोड़ते हैं यार, अब देखते हैं, अब जो होगा देखेंगे, ऐसा कुछ कि छोड़ देते हैं आप? सर छोड़ने की तो कभी ऐसा मन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मुझे खुद पर विश्वास था कि मेरा होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन वो वाला फेज़ बहुत टफ था, ये बात सच है, क्योंकि प्रीलिम्स के 1 महीने पहले मेरी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। बट फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती थी, और सबसे यही बोलना चाहूँगी कि सब अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना 100% देने की कोशिश करें। तो मुझे भले 1-2 घंटे मिल पाते थे, तो मैं 1-2 घंटे ही पढ़ाई करती थी। और बस प्रीलिम्स के 15 दिन ही बचे थे, तभी मुझे वापस से चीज़ें रिवीजन करने का मौका मिला, और क्योंकि सिलेबस भी नया था सर, तो वो एक नया चैलेंज था। तो उसके बारे में बहुत टेंशन थी कि कैसे होगा, बट जैसे-तैसे करके मैंने सर जो प्रीलिम्स है उसके लिए मैंने जनवरी से ही पढ़ाई मेरी हो रही थी। मेरी तैयारी चल रही थी उस टाइम पे, बट जब एग्ज़ाम होता है उसके पहले रिवाइज़ जब तक नहीं होता तो एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और उसी टाइम पर पापा की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और फिर पापा डिस्चार्ज होकर घर आए थे। उसके बाद 7 जून की डेट आज भी मुझे याद है, जब 22 का रिज़ल्ट आया था मेंस का, और उसमें मेरा नहीं हुआ था, जबकि उस एग्ज़ाम से मुझे बहुत उम्मीदें थी। तो मुझ पे मतलब 2-2 अटैक हो रहे थे, एक तो जी पापा सर। की ओपन हार्ट सर्जरी और यहाँ पे 22 का मेंस भी नहीं निकल रहा। जी सर। हाँ। और सर उसी टाइम पर फिर सोसाइटी प्रेशर भी आ जाता है कि अब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, अब इसकी शादी कर दो। तो वो चीज़ें एकदम से बहुत प्रेशर क्रिएट कर रही थी। बट मैंने हमेशा सर ये सोचा कि क्या हो सकता है, ये मत सोचो, आपके हाथ में जो है, जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, हमारे हाथ में कर्म करना है। तो बचे हुए दिनों में मुझसे जितना भी हुआ मैंने 100% दिया, भले नींद कम ली, लेकिन सर उसका परिणाम बहुत अच्छा निकला कि सिलेबस चेंज हुआ था।
और कई नए चैलेंजेस भी फेस करे, उसके बाद भी प्रीलिम्स निकला, तो सर ये अच्छा हुआ सर। आपने बीच में बात करी सिलेबस चेंज हुआ, आप सिलेबस चेंज को कितना पॉजिटिव मानते हो किसी एस्पिरेंट्स के नजरिए से? सर क्योंकि जब सिलेबस कोई चेंज होता है तो वो सभी के लिए नया होता है, तो उसमें कोई नए एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि सब एक ही मंच पर आ जाते हैं, जितने पुराने तैयारी कर रहे हैं या नए स्टार्ट करे हैं। तो ये सर एक बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है जो ओल्ड पहले स्टूडेंट है ओल्ड उनको, स्टूडेंट्स हाँ। को। तो सर मैंने तो इसे अवसर के रूप में ही देखा, और सर मैंने हमेशा पॉजिटिव साइड देखी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं भी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, तो कोई नया सब्जेक्ट उसे कैसे हैंडल करना है, तो मैंने उसकी स्किल्स उसमें लगाई, और जैसे कोई नए बच्चे हैं तो वो अपने हिसाब से इसको पॉजिटिव नज़र से देखे। एक और सिलेबस से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा तो जैसे हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसका वेटेज कम है अब, जी राइट? लगभग एक डेढ़ यूनिट के आसपास उसमें हमको हिस्ट्री, मेजरली इंडियन हिस्ट्री देखने मिलती है। आपका फोकस फिर भी उतना ही था हिस्ट्री पे कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यू हैव चेंज योर फोकस एज एन लाइक यूनिट वाइज यू हैव डिसाइडेड कि किस सब्जेक्ट को कितना अटेंशन देना है, ऐसा कुछ? सर ये बात सही है कि हिस्ट्री बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और अगर हम सिर्फ उसको पढ़ते रहेंगे तो बाकी यूनिट्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी डेली बेस पर, और मैं कोशिश करती थी कि जो वेटेज वाली यूनिट है उसको ज़्यादा अच्छे से करूँ, जैसे कि अर्थव्यवस्था भी ऐड हुई है 6th यूनिट में। हाँ। और सर जैसे कि 10th यूनिट का मैंने बताया ही, और 9th यूनिट, उससे हम कम पढ़ के उसमें ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, और क्वेश्चन सिर्फ उतने ही आने, कोई चीज़ थोड़ी सी पढ़ के 5-6 क्वेश्चन आने हैं, और कोई हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट उसे बहुत पढ़ो उससे भी 5-6 आने हैं, तो मैं उसको प्रायोरिटी में नहीं रखती थी हिस्ट्री को। मतलब आपका ये है कि आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गए हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड गए हैं, हालांकि आपने पहले भी बताया कि आप एनालिसिस से करके पढ़ रहे थे। जी सर। ठीक है, एनालिसिस के लिए जैसे बात करें तो आपने क्या PYQs ही देखते थे? हाँ सर। और टेस्ट सीरीज वगैरह आप रेगुलर लेते थे? जी सर। ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे जो बच्चे अभी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी एंटर ही हो रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? सर मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि पहले से मतलब अपना माइंड सेट बनाकर आए कि ये बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम है, इसके लिए आपकी पढ़ाई तो ठीक है, बट आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और आपका जो है मेंटल स्ट्रेंथ ही डिसाइड करती है आप कितना टिके रह सकते हो इस एग्ज़ाम्स में। तो क्योंकि सर मैंने भी काफ़ी पहले से तैयारी स्टार्ट करी थी, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कई जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, कई को 5 से 6 भी लग जाते हैं, तो उसकी वजह होती है सिर्फ स्ट्रेटजी। तो आज सर यूट्यूब में भी काफ़ी तरह के गाइडेंस है, तो सब आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है सर, उससे बहुत गाइडेंस मिलता है लोगों को, तो वो सबकी वीडियोज़ देखें, लोगों की गलतियों से सीखें और अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएँ। स्वर्णा, हमने प्री पे बात करी, आपने प्री के समय एक स्ट्रेटजी अपनाई होगी, मेंस के समय आपने बताया कि आपकी एक स्ट्रेटजी थी, इंटरव्यू के समय आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर इंटरव्यू में भी मैंने ऐसे डायमेंशन निकाल लिए थे कि जैसे सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका एक तो जो आपने मेंस का सिलेबस पढ़ा है, उससे भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर। दूसरा आपके पर्सनल जो क्वेश्चन होते हैं डेप्थ से, जिसमें आपका नाम होता है, जिला होता है, आपकी हॉबीज़ होती है ये। तीसरा सर करंट अफेयर्स है, और सर चौथा अगर देख पाऊँ तो जैसे जो पोस्ट प्रेफ़रेंस आपने भरी है, उससे जुड़े नॉलेज आपको हल्का-फुल्का होना चाहिए। अच्छा, फिर से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शुरुआत से। हाँ। सर उसका एक सतही ज्ञान तो होना चाहिए कि पोस्ट आपने जो प्रेफ़रेंस भरी है, उसका क्या काम होता है। तो सर इंटरव्यू के दौरान मैंने हमेशा सबसे पहले ये सोचा बैठकर कि कोई मुझसे पहली बार मिलेगा तो उसके मन में कौन से प्रश्न उठेंगे, और खुद से वो सवाल करे, खुद से एक डायरी बनाई, उस पे लिखे। तो अपना जैसे मेरा नाम है, वहाँ पे नाम से जुड़े बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे स्वर्णा नाम है मेरा, तो स्वर्णा का अर्थ क्या होता है? और स्वर्ण के अयस्क कौन से होते हैं? उसी टाइम पर सर नई जबलपुर में खान भी मिल गई थी स्वर्ण की। हाँ, तो वो एड ऑन क्वेश्चन हो गया वहाँ पे। और सर जो भी है रासायनिक नाम स्वर्ण के, ऐसे बहुत डीप में भी चले जाते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है सोना। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस आप अपने आप से मतलब घर में पूछते थे जी और सर। लिखते थे? हाँ। जिससे कि वही क्वेश्चन शायद वो पूछें? जी सर। अच्छा।
और सर अगर इस दौरान जैसे मॉक अगर देते हैं तो आपको कई सारे नए प्रश्न भी मिल जाते हैं कि जो आपके दिमाग में नहीं आते, बट आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपको समझ आता है अच्छा मुझे देखकर ये प्रश्न भी हो सकते हैं, तो वो चीजें ऐड होती जाती है। और सर इंटरव्यू के दौरान भी मैंने नोट्स बनाए थे। अच्छा। हाँ, और करंट अफेयर से रिलेटेड मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी और यूट्यूब पर भी वीडियोस देखती थी करंट से रिलेटेड। और सर आपका जो कॉलेज का सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन वाला, उससे भी वहाँ बहुत वेटेज रहता है वहाँ। तो कई बार हो सकता है कि आपको दोबारा रिवाइज करना पड़े, आपने अगर आप टच में नहीं हो अपने ग्रेजुएशन से तो इस तरह सर मैं तैयार आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया था? सर मैंने बीकॉम कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, मुझसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये बात पूछते हैं कि आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। एज एन यदि आपने बीए किया है तो आपका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है पीएससी से, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन बीएससी है या बीकॉम है या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपका टच उन सब्जेक्ट से बड़ा छूट जाता है। तो आप किस हद तक अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में गए? सर पहले मैंने देखा कि इसका व्यवहारिक नॉलेज क्या हो सकता है। तो एक प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो किसी कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, खाते कितने टाइप के होते हैं, एटीएम क्या होता है। और वहाँ पर सर प्रश्न भी ऐसे ही होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान, कुछ जो फेमस सिद्धांत होते हैं वो पूछे जाते हैं, बट प्रैक्टिकल अप्रोच पे इंटरव्यू ज़्यादा जाता है। हाँ, मतलब आपको एप्लीकेशन बेस्ड जो बेसिक नॉलेज है वो होना जी चाहिए, सर। तो आपने ये तैयार किया था। जी सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो मेरा प्रश्न है वो है कि आपकी इस तैयारी के दौरान, चूंकि आप सिलेक्टेड भी हैं, आपकी जर्नी टफ भी रही है, इस दौरान आपकी फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब आपके इस इस पड़ाव तक पहुंचने में? सर फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था, और स्पेशली मेरे जो माता-पिता थे, कई बार मेरा खुद से विश्वास हट गया, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास बनाकर रखा कि नहीं तुम कर लोगी। कई बार मैं हिम्मत हार जाती थी, बट वो मुझे समझाते थे कि इस बार तो तुम्हारा होगा। तो सर इसमें मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में भी मम्मी-पापा का सहयोग बहुत ज़रूरी है कुछ, और आपके जो दोस्त होते हैं, जो आपको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। तो सर मेरी सफलता मैं सभी की सफलता मानती हूँ सर। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं पीएससी किसी एक व्यक्ति का एग्जाम नहीं है, जी। बल्कि एक परिवार का एग्जाम है। जी सर, बिल्कुल। और सर मेरी थोड़ी भी किसी टीचर ने या मेंटोर ने हेल्प करी है तो मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूँ, और मैंने सभी को जाकर ये व्यक्त भी करा है सर। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। मैंने भी देखा है कि आप भले ही किसी ओहदे पे पहुंच जाएं, आप कभी ना भूलें कि आप उस ओहदे पे कैसे पहुंचे हैं। हाँ। शायद, और शायद किसी का कितना भी योगदान रहा जी हो, सर। लेकिन योगदान तो रहा है। ये तो, यह आपकी बहुत अच्छी बात है। जो मेरा अंतिम प्रश्न आपका दो तरीके से है। पहला, उन एस्पिरेंट्स से जो ऑलरेडी तैयारी में काफी दिन से हैं। दूसरा, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी तैयारी में नए नए आए हुए हैं, आपका क्या कहना है उनके लिए? तो सर सबसे पहले जो नए विद्यार्थी ने तैयारी स्टार्ट करी है, तो उन्हें स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए, और सर सिलेबस हमेशा साथ में रखकर ही पढ़ना चाहिए, ताकि आप किसी भी टॉपिक को ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़ लो या टॉपिक से भटक ना जाओ। तो सर जो नए विद्यार्थी है उनको मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है ज़्यादा प्रश्न, और किस तरीके के आ रहे हैं, किससे टफ आ रहा है, किससे इजी। और सर जो हमेशा सिलेबस वो साथ में लेकर पढ़े, क्योंकि किसी भी टॉपिक को हम कई बार बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने लगते हैं, या कोई चीज़ सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ने लगते हैं। तो सर उनसे मेरा यही कहना है कि और ये वो ना सोचे कि बहुत ज़्यादा समय है, क्योंकि सर अगर हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो कम से कम 1 साल तो सिलेबस कवर करने में ही लग जाता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो सर हमेशा ये सोचे कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्योंकि आपको अभी परिस्थिति आपके अनुकूल है, लेकिन आगे जो आने वाले चैलेंजेस भी नए आ सकते हैं। क्योंकि सर इसमें ऐसा है कि आपके साथ अभी परिस्थिति अनुकूल है, आगे क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जितना हो सकता है उसे यूटिलाइज़ करें, अपना 100% दें, और कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए, जो कि निकल भी सकता है। क्योंकि एक पॉजिटिव साइड ये होती है सर कि इनके पास जो नए विद्यार्थी होते हैं उनके पास कोई पास्ट में बैड एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, हाँ। और बहुत चांसेस होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये लोग क्लियर कर ले, अगर इन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले तो। और सर जो पुराने विद्यार्थी उनसे मेरा ये कहना है कि वो अपनी कंसिस्टेंसी वैसी मेंटेन रखे जैसी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दी थी,
क्योंकि सर कई बार मैंने देखा है जब हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है या फिर चीज़ें ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सिली मिस्टेक्स ऐसे ही लोग करके आते हैं। और मुझसे भी सर ऐसी गलतियाँ हुई है, लेकिन मैंने हमेशा खुद को ये माना कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही है और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस तरीके से मैं जितने घंटे देकर पढ़ाई करी थी, हमेशा सारे अटेम्प्ट्स में वैसे ही कंसिस्टेंसी रखी है, उतने ही घंटे पढ़ा है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि हर अटेम्प्ट एक नई दौड़ है और उसको उसी तरह से लड़ा जाए जैसे पहली अटेम्प्ट को लड़ा गया था। अच्छा, घर वाले अब शादी के लिए क्या प्लान है स्वर्णा? अब नहीं बोलते शादी कर लो? सर अब नहीं बोलते। अब खुश है और वो मैं इस पद पर पहुँच गई हूँ तो अब सबको लगता है ये बहुत बड़ी सफलता है। पहले सबको उस चीज़ की बहुत फ़िक्र रहती थी, लेकिन अब वो निश्चिंत है। अब निश्चिंत हैं कि चलो अब तो अपने कदमों पे खड़ी है और जो भी करेगी लाइफ में अच्छा करेगी। अच्छा, स्वर्णा सिलेक्ट होने के बाद अभी अपने टाइम को कैसे एंजॉय कर रहे हो? चूंकि अभी ज्वाइनिंग में काफी समय है। तो सर मतलब काफ़ी सालों के बाद बहुत फ्री फील हो रहा है। अब उतना सुबह उठ के एकदम टेंशन नहीं रहती कि अब जल्दी से उठ के ये सब्जेक्ट पढ़ना है और एक सुकून की नींद आती है। बट ये हमेशा पढ़ने की आदत रही है तो मेरा उस टाइम भी तैयारी के दौरान भी मन करता था कि मैं कोई अदर बुक्स भी पढूँ जैसे कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी पढूँ, कुछ नॉवेल्स भी पढूँ बट अपने सिलेबस की बुक से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, तो वो मैं नहीं पढ़ पाती थी। तो अब मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आप अपना टाइम अभी भी बुक्स और नॉवेल्स को पढ़ने में दे रहे हैं। हाँ। रिसेंटली क्या पढ़ रहे हैं आप? सही में श्रीमद् भागवत गीता। अच्छा। अच्छा, गीता की कोई बात जो आप बच्चों को, मतलब गीता की ऐसी बात जो आपको किसी से शेयर करना चाह रहे हो, जो आपने पढ़ी हो? सर मुझे सबसे अच्छी एक सीख ये लगी कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और सर मुझे लगता है इस एग्ज़ाम को जो कंसिस्टेंसी से पढ़ता है, उसमें तैयारी में बना रहता है, उसे ये सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ये भाव उसमें आ जाता है। और सर ये वाला जो मैंने अटेम्प्ट दिया, उसमें भी मैंने इस बारे में नहीं सोचा क्या रिज़ल्ट आएगा। मैंने हमेशा श्रीमद् भागवत गीता को याद रखा, कृष्ण जी को याद रखा और बस मैंने ये सोचा कि मेरे हाथ में कर्म करना है, मुझे फल की चिंता नहीं करनी है, देखा जाएगा जो परिणाम होगा, उसे ईश्वर की इच्छा मान लूँगी। लेकिन मैंने सर यही भाव रखा और मैं सभी से कहूँगी कि बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचे कि क्या रिज़ल्ट होगा, किस अटेम्प्ट में होगा, क्योंकि वो रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कर्म करना और अपना 100% देना। चलिए, थैंक्स स्वर्णा। स्वर्णा से हमने बहुत सारी बातें की। स्वर्णा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। सर डेफिनेटली आपने जो बातें बताई हैं वो आने वाले एस्पिरेंट्स को जरूर हेल्प करेंगी। थैंक यू।